मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया और हमने ये देखा कि अरस्तु किन व्यक्तियों को जो है नागरिकता प्रदान करता है और किन व्यक्तियों को नहीं करता, उनके लिए योग्यताएं क्या है और नागरिकों के कार्य क्या हैं और नागरिकता की परिभाषा क्या है। अब आज हम इस वीडियो में अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है उनकी आलोचना करेंगे। तो अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है उनकी आलोचना में हम सबसे पहले ये बात कह सकते हैं कि अरस्तु ने नागरिकों के लिए जो योग्यता है वो एक योग्यता ये स्वीकार की है कि उनके पास में निजी संपत्ति होनी चाहिए। जब निजी संपत्ति को नागरिकता की योग्यता मान ली जाए तो संपत्तिशाली व्यक्ति जो है नागरिकता का कार्य करेंगे, अर्थात शासन कार्य करेंगे। तो धन और सत्ता का एक संयोग होगा और एक शक्तिशाली गठबंधन पैदा होगा। एक ऐसा प्रभावशाली गठबंधन पैदा होगा जो सार्वजनिक कार्यों में वृद्धि के नाम पर या सार्वजनिक कार्यों के नाम पर अपने वर्गीय हितों पर ज़्यादा ध्यान देगा, अपने वर्गीय हितों की रक्षा का ज़्यादा प्रयत्न करेगा। इसलिए धन व सत्ता का एक अनुचित संयोग पैदा होगा जो कि राज्य के लिए उचित नहीं है। दूसरी आलोचना हम ये कर सकते हैं कि अरस्तु अपने नागरिकता संबंधी विचारों में राज्य को दो विरोधी भागों में बांट देता है, एक नागरिक और दूसरा अनागरिक। एक संपन्न वर्ग होगा और दूसरा विपन्न वर्ग होगा। एक अधिकारवान होगा और एक अधिकारहीन होगा और इन दोनों के हित परस्पर विरोधी होंगे। इन दोनों वर्गों के बीच में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाएगी। फलस्वरूप राज्य की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है वो राज्य की एकता को संकट में डालने वाले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार में एक तरह से प्लेटो का अनुकरण किया है। प्लेटो जहाँ नागरिकों के तीन वर्ग बताता है, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग, और ये कहता है कि उत्पादक वर्ग को शासन सत्ता में भाग लेने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार अरस्तु भी ये कहता है कि जो अनागरिक है यानी जिनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई है वो शासन सत्ता में भाग नहीं ले सकते। उसके अतिरिक्त अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है वो आधुनिक राज्य में या आधुनिक राज्यों में उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक राज्यों में नागरिकता की जो योग्यता होती है वो जन्म के आधार पर होती है और जन्म के आधार पर सभी को जो है नागरिकता प्रदान की जाती है और बहुत एक बड़े भाग को जो है आधुनिक राज्य में नागरिकता प्रदान की गई है। इसके विपरीत अरस्तु जो है बहुत कम लोगों को जो है नागरिकता प्रदान करता है और जो दास वर्ग और शिल्पी वर्ग के जो लोग हैं उनको वो नागरिकता प्रदान नहीं करता है। उनका जो नागरिकता संबंधी विचार है वो उनका जो दृष्टिकोण है नागरिकता संबंधी वो भी संकीर्ण दृष्टिकोण है,
क्योंकि उनके इस दृष्टिकोण के कारण नागरिकता एक विशेष वर्ग का अधिकार बन जाती है और जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को जो है नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जाता है। और उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो भी कोई बौद्धिक तर्क नहीं है। बेवजह जो है स्त्रियों को, शिल्पी वर्ग को और दास वर्ग के लोगों को जो वो नागरिकता के अधिकार से वंचित करता है, जो कि अनुचित है। इसके अतिरिक्त उनकी जो आलोचना की जा सकती है वो ये है कि अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत एक कठोर सिद्धांत है। कठोर सिद्धांत इसलिए है कि अरस्तु इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करता कि यदि कोई अनागरिक व्यक्ति कालांतर में अपने अंदर ऐसे गुण विकसित कर ले कि वो नागरिक संबंधी जो कार्य हैं वो करने लग जाए, या उसमें ऐसी योग्यता पैदा हो जाए कि वो शासन कार्य में भाग ले सकता है, शासन के कार्यों को कर सकता है, तो भी उसे नागरिकता प्रदान नहीं करता है। तो इसलिए जो अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत है, जो नागरिकता संबंधी विचार है, एक कठोर सिद्धांत है। वो किसी भी कीमत पर जो है दास वर्ग के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत है वो मात्र एक प्रकार के राज्य से संबंधित है। अरस्तु ने, जैसा कि हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में पढ़ा और उसमें हमने ये पाया कि अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है वो मात्र प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में प्रस्तुत की है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में उनकी ये परिभाषा लगभग सहारहीन हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है। इसलिए उनके जो नागरिकता संबंधी विचार है मात्र वो एक प्रकार के राज्य से संबंधित है और वो है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य। आधुनिक प्रतिनिधि प्रजातंत्र में भी उसकी नागरिकता की परिभाषा जो है लागू नहीं की जा सकती। सैद्धांतिक रूप से भी इसमें देखा जाए तो एक तरह से अंतर्विरोध पाया जाता है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में सैद्धांतिक रूप से अंतर्विरोध ये है कि अरस्तु इस बात को कहता है कि राज्य अस्तित्व में इसलिए है कि वह व्यक्ति को शुभ जीवन दे सके, वह सार्वजनिक हित में वृद्धि कर सके। इस आधार पर यदि इस सिद्धांत को लेकर चला जाए कि राज्य का उद्देश्य ये है कि वो सार्वजनिक हित की वृद्धि करे, व्यक्ति को शुभ जीवन दे सके, इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों को जो है शासन कार्य में भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी को भी जो है उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, एक मनुष्य को जो है दास नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन अरस्तु जो है सभी को नागरिकता प्रदान नहीं करता, सीमित लोगों को वो नागरिकता प्रदान करता है। जनसंख्या के एक बड़े भाग को सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के सहयोग से वो रोकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत है या जो नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है उसमें एक तरह से सैद्धांतिक अंतर्विरोध है। एक तरफ अरस्तु कहता है कि राज्य जो है सार्वजनिक हित की वृद्धि करेगा और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े भाग को वो सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने से रोकता है। इसलिए ये एक सैद्धांतिक अंतर्विरोध उनके नागरिकता संबंधी विचारों में है। इस तरह से हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना कर सकते हैं। धन्यवाद।